प्रथम मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने दिल्ली को गर्त में डूबने से बचाया और दिल्ली को अब सुरक्षित हाथों में सौंपा है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की बातों को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि चरितार्थ कर दिखाया जब मुख्यमंत्री के रूप में हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की कमान सौंपी। पार्टी के भीतर तो हमें सम्मान मिलता ही था, लेकिन एक उच्च पद पर आसीन कर प्रत्येक महिला को गौरवान्वित किया है। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिन्होंने चुनाव से पहले जो वायदा किया था उसको पूरा किया और सबसे पहले ही कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान की योजना को दिल्ली में लागू किया। और सबसे पहले सदन के बिजनेस हाउस में उस रिपोर्ट को जनता के सामने पेश किया, जिसको लेकर दिल्ली की जनता के मन में बहुत से प्रश्न थे और जो वायदा किया गया था कि पहली बिजनेस हाउस में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा, वो वायदा भी पूरा किया गया। अध्यक्ष जी, ये रिपोर्ट उन बातों की भी पुष्टि करता है जो बातें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले 3 वर्षों से कह रहा था। आप इस रिपोर्ट का फर्स्ट पेज देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, डेडिकेटेड टू ट्रूथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, सत्य को जनता के सामने लाने के लिए मैं आपका, अपनी मुख्यमंत्री का और उनकी काउंसिल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सच को यहां उजागर करता है और जो हमने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली की जनता को सच बताने का साहस किया जाएगा, वो काम आज यहां हुआ है। अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट में दिल दहलाने वाले तथ्य सामने आए हैं। लिकर पॉलिसी के, लिकर ट्रेड के रिफॉर्म के नाम पर जो पॉलिसी लाई गई, वास्तव में वो एक भ्रष्ट और एक स्कैंडलस मूव थी, जिसमें प्रॉफिट को महत्व दिया गया और लोकहित को बहुत पीछे छोड़ दिया गया। अध्यक्ष जी, एक महिला होने के नाते आज आपके सामने हर उस महिला का दर्द रखना चाहती हूं जिसने पिछले सालों इस पॉलिसी के तहत अपना घर, अपने रिश्ते, अपना परिवार भेंट चढ़ा दिया। इंटॉक्सिकेशन लीड्स टू मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक डिजेनरेशन, यह हम सब जानते हैं। इसीलिए जब ये पॉलिसी आई तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस, महिलाओं पर अत्याचार के केस, कर्ज में डूबा हुआ घर, ये हमें इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में मिला। इस लिकर पॉलिसी का अगर सबसे ज्यादा असर हुआ तो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन में हुआ, क्योंकि महामारी में, कोविड के उस समय में जब मोदी जी और अमित शाह जी इस बात पर लगे हुए थे कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन इजाद हो, कैसे टेम्परेरी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं कि लोगों को बेड्स प्रोवाइड हों, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मुखिया के नेतृत्व में शराब की वो नीति लेकर के आई जिसमें एक बोतल के साथ एक नहीं, कभी कभी 2 भी फ्री देने की पॉलिसी थी। क्या ही अच्छा होता अगर उस समय जब एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी तो पानी की एक बोतल के साथ पानी की बोतल फ्री मिलती, या दूध के एक पैकेट के साथ दूध का एक पैकेट फ्री दिया जाता इस सरकार के द्वारा। लेकिन इस पॉलिसी के तहत
शराब की बोतल के साथ चूंकि बोतल फ्री मिल रही थी, तो इसलिए गरीब ने भी उस लालच में घर का सारा पैसा बर्बाद किया, जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। इस पॉलिसी के तहत घर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, पब्लिक स्पेस कोई भी हो, कहीं पर भी हर जगह ठेके खोलने की नीति बन गई थी। सेफ्टी, सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया था। पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीने जाने लगी थी। हैरेसमेंट के केस बढ़ने लगे थे। उस समय दिल्ली की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किए, परिवारों ने अपनी बात को रखने की कोशिश की, आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन इस निकम्मी बहरी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आम आदमी पार्टी का मुखिया केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता था, लेकिन मैं कहूंगी कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लाइसेंस देने में जो इरेगुलरिटीज हुई और कुछ सिलेक्टिव लोगों को फायदा देने के लिए जो इरेगुलरिटीज की गई, अध्यक्ष जी, वो एक तरफ। रेवेन्यू का जो लॉस स्टेट को भुगतना पड़ा, वो भी एक तरफ। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और इंसानी जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ इस नीति के कारण, उस पर मैं कुछ तथ्य इस रिपोर्ट से रखना चाहूंगी। हिंदी का जो ये हमारे सामने रिपोर्ट है, उसका पेज 61 है। एक जानकारी के लिए फैक्ट बताना चाहूंगी कि दिल्ली आबाकारी नियमावली 2010 के तहत पॉलिसी बनाई जाती है, नियम और शर्तें रखी जाती हैं। और चूंकि शराब एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंज्यूम होती है, तो एफएसएसआई ने इसको एक फूड आइटम की तरह लेकर इसके मानक स्थापित किए हैं, जिसमें ऐसे लेबोरेटरीज को तय किया जाता है जो एक्रेडिटेड होती हैं एफएसएसआई के द्वारा। उनको कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं जिसके तहत लाइसेंस मिलता है और उसके बाद उसकी बिक्री की कंटिन्यूटी होती है। 2010 नियमावली के 7 नियम में कहा गया है कि शराब का आयात भारत में या उसके बाहर किसी भी स्थान से अगर किया जा सकता है, बशर्ते कि वह आबकारी आयुक्त द्वारा सरकार की पूर्व स्वीकृति से दिए गए आदेश में आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप हो, या यदि ऐसा आदेश नहीं दिया जाता तो फिर BIS भारत मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित जो मानक हैं उन पर वो खरा उतरता हो। उसी के अंतर्गत 7.3 में, मैं पेज 63 पढ़ रही हूं हिंदी का, 7.3 जो L1 लाइसेंस देने के नियम हैं, उसमें यह बिल्कुल साफ लिखा गया है कि लाइसेंस धारी को विशेष ब्रांड की गुणवत्ता के संबंध में सरकारी अधिकृत प्रयोगशाला या अन्य प्रतिष्ठित निजी संस्थान से प्रमाण पत्र देना होगा और ये प्रमाणित करना होगा कि ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करता है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 लाइसेंस धारियों से संबंधित 38 चयनित मामलों में से 16 में इकाइयों से जुड़े स्थानीय आबाकारी निरीक्षकों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें गुणवत्ता पैरामीटरों के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया। 8 मामलों में फाइल में कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है और 24 मामलों में जिसमें ना तो कोई प्रमाण पत्र है, ना कोई अतिरिक्त गुणवत्ता का मापदंड दिया गया, उस पर अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस पॉलिसी के अंतर्गत लाइसेंस धारियों के निर्माताओं के जो अंदर ही लेबोरेटरी थी
जो प्राइवेट उनकी अपनी लेबोरेटरी थी उसी का प्रमाण पत्र वहां पर साथ में लगा दिया गया। लेखा परीक्षा ने, पेज 64 पढ़ रही हूं, लास्ट पैराग्राफ, 12 L1 लाइसेंस धारियों से संबंधित अभिलेखा की नमूना जांच की जिन्होंने 2017 से 20 की अवधि के दौरान लाइसेंस जारी किए। इन 12 लाइसेंस धारियों ने 15 प्रयोगशालाओं से किए गए गुणवत्ता परीक्षणों में 173 प्रमाण प्रस्तुत किए। अध्यक्ष जी, वो प्रमाण क्या कहते हैं? 15 प्रयोगशालाओं में से 3 प्रयोगशालाएं NBL से मान्य प्राप्त नहीं थी, 2 प्रयोगशालाएं मादक पेय पदार्थों के परीक्षण के लिए मान्य प्राप्त नहीं थी, 2 प्रयोगशालाएं जैविक परीक्षण के लिए अधिकृत नहीं थी और 1 प्रयोगशाला रासायनिक विश्लेषण करने के लिए भी अधिकृत नहीं थी। लेखा परीक्षक ने पाया कि 173 परीक्षक प्रमाण पत्रों में से केवल 9 में उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक राय शामिल थी, जिसके बिना रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। केवल 9 में, 173 जो पेश किए गए उसमें से केवल 9 में राय शामिल थी, बाकियों में वो ओपिनियन ही नहीं था जो होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभाग ने कहा कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उजागर की गई अधिकतर प्रयोगशालाएं वास्तव में स्वयं विनिर्माताओं के जुड़ी हुई थी। इससे यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विभाग के पास गुणवत्ता की जांच का कोई इंडिपेंडेंट पक्ष नहीं था। अध्यक्ष जी, पेज 66 पढ़ रही हूं। वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना जांच किए गए किसी भी 12 L1 लाइसेंस धारियों द्वारा उनके आवेदन के साथ जो उन्होंने गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी, जो उन्होंने नहीं किया उसके पश्चात भी आबकारी विभाग द्वारा बिना किसी टिप्पणी के लाइसेंस जारी किए गए। अध्यक्ष जी, चूंकि शराब का ताल्लुक पानी के साथ है तो पानी की प्रामाणिकता भी उतनी ही जरूरी रहती है। पेज 67 में रिपोर्ट में लिखा गया है, सभी श्रेणी की शराब के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य था। प्रस्तुत की जाने वाली 173 परीक्षण रिपोर्ट में से 96% मामलों में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई और शेष मामलों में केवल आंशिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मिथाइल अल्कोहल की उपस्थिति अल्कोहल विषाक्तता का प्रमुख कारण है, इसलिए सावधानी पूर्वक इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 2017-20 की अवधि के दौरान आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित 173 ब्रांडों के लिए 173 परीक्षण किए जाने चाहिए थे। यह पाया गया कि 4 मामलों में मिथाइल अल्कोहल के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया। 56 मामलों में रिपोर्ट में पता लगाने की सीमा निर्देशित किए बिना स्पष्ट रूप से यह कहकर के दे दिया गया कि मिथाइल अल्कोहल नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। इसलिए रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह एक गंभीर जोखिम को दर्शाता है। FLF1 के लिए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के खंड 7.9 में कहा गया है कि शराब की गुणवत्ता आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किसी भी विनिर्देशों का पालन करना चाहिए और अगर ऐसे कोई निर्देश नहीं है तो BIS के मानकों को प्रमुख रखना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है पेज 69 में कि नमूना जांच के लिए चयनित 3 LF1 में से विभिन्न श्रेणियों के लिए BIS के विनिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले गुणवत्ता परीक्षणों की संख्या 5280 थी। हालांकि इससे पता चलता है कि केवल 35.64% परीक्षण BIS निर्देश के अनुसार किए गए थे। अध्यक्ष जी, जल गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य था लेकिन नहीं लिया गया। मैं जब ये तथ्य आपके सामने रख रही हूं तो मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि भ्रष्ट होकर के राजस्व का नुकसान करना, अपनी जेबें भरना, कुछ चंद लोगों के लिए इस पॉलिसी को लेकर के आना तो एक बात रही, लेकिन आप दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ। जिस तरह का आपने
पॉलिसी के तहत फ्री बांटने का काम किया और साथ में इस तरह की गंदी क्वालिटी के बिना वाली उनको ऐसी चीज परोसी जो एक गरीब आदमी भी अपने फ्री के लालच में एक के बाद एक स्टॉक रख रहा था और परिवार उसका लुट रहा था, क्योंकि वही पैसा घर परिवार के काम आता, चाहे बच्चों की पढ़ाई थी या फिर घर का इलाज था। इसीलिए अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पॉलिसी इट वाज नाइदर पीपल सेंट्रिक नॉर रेवेन्यू ड्रिवन, इट वाज अ टोटल करप्शन ड्रिवन पॉलिसी। इसलिए जब सवाल उठाए गए, जब बहुत सारे लोगों ने, आम आदमी ने प्रोटेस्ट तक किए, तो फिर जल्दबाजी में अपनी कारगुजारियों को कवर अप करने के लिए इसको विड्रॉ किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि ये क्यों विड्रॉ किया गया। सीएजी की रिपोर्ट लिकर पॉलिसी पे साफ साफ बताती है कि एक बिट्रेयल है पब्लिक ट्रस्ट का। इसलिए मैं सदन से मांग करती हूं कि कठोर निर्णय लेकर इस रिपोर्ट पर जांच होकर, ये वो नई शराब नीति थी जिसने दिल्ली के अंदर लोगों का जीना दुर्भर कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह शराब के ठेके खुले, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी गई। जगह जगह शराब के ठेके खोलते समय मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया और सड़कों की ये स्थिति हो गई कि लोग लाइन लगाकर वहाँ शराब के लिए खड़े हो गए। और इस शराब नीति के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ, घटिया क्वालिटी की शराब परोसी गई और शराब माफियाओं का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो शराब नीति के अंदर आए। रोहतास नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहां सबसे पहले शराब का आंदोलन शुरू हुआ। इन